नाउ हम पूरा रिवीजन ले रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का। तो सबसे पहले तो मार्क्स जानेंगे। कितने मार्क्स का है तुम्हारा ये? 10 मार्क्स का चैप्टर है, जैसे मैंने बताया था। विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 7 मार्क का है, मतलब 4-2-1 आ सकता है, या 4-4-2 मार्क का आ सकता है। वो मैंने ऑलरेडी बताया था पेपर में। ये रहा, ठीक है ना। सो ख्याल रखना, बड़ा क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। 5 मार्क का भी चांस बहुत कम है। 4-4 में से एक फंसेगा। ये 4-4-4 और 2 ऐसा हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव्स के 2 हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, महाराष्ट्र बोर्ड पर डिपेंड है। नाउ कमिंग टू ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, जो ई बिजनेस है, जो मैंने यहाँ से कराया था। ई बिजनेस क्या है? किसने टर्म कॉइन किया था? आईबीएम ने, लेट 90s में। ई बिजनेस में को फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ईमेल और ई कॉमर्स से मिलकर बनता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले 20-30 साल में ये बहुत बड़ा बन जाएगा। मतलब अभी जो अपन शहर में रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ऑनलाइन खरीदा नहीं होगा। और ये लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील तो इतना नहीं था। मिंत्रा भी ठीक ठाक था कपड़ों के लिए। लेकिन अभी जिस प्रकार से बिग बाजार मार्केटिंग कर रहा है, जियो मार्ट कर रहा है, टाटा क्लिक कर रहा है, तो ये लगातार बढ़ते जा रहा है। सो ई बिजनेस बेसिकली इंटरनेट की मदद से लोग और प्रोसेसेस को कनेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, ये सब को जोड़ के अल्टीमेटली गुड्स ऑनलाइन बेचने का काम ई बिजनेस का है। इसमें B2B, B2C, C2C, G2C, G2B, ये सब है जो आने वाले वीडियोस में आएगा। एडवांटेजेस क्या है? मैंने बताया था, सेटिंग अप 2-4 कंप्यूटर में 3-4 लाख रुपए से फ्लिपकार्ट ने शुरू किया था। सेटअप बहुत लो है। कम्युनिकेशन तुम कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, बट प्रोडक्ट फोटोग्राफ और उसके डायमेंशंस तुम डालते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। लेस फिजिकल स्पेस। तुमको यदि वस्तु बेचना है तो तुमको एक दुकान लेना पड़ेगा। यदि टेलीविजन है तो अच्छे तरीके से इंटीरियर्स करना पड़ेगा, खर्चा बहुत होगा। ऑनलाइन में क्या है, तुम कहीं पे भी बैठो, वो लोग तुम्हारी जगह थोड़ी देख रहे हैं, वो लोग तो फोटोग्राफ देख रहे हैं जो प्रोडक्ट्स के हैं। सो फिजिकल स्पेस बहुत कम लगता है। और एक और अच्छी बात है कि इंक्रीज आवर ऑफ ऑपरेशन। अभी दिवाली के टाइम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दुकानों को 11 बजे तक और होटल को 12 बजे तक परमिशन दिया है। आई थिंक नेक्स्ट 10 डेज परमिशन है ये। लेकिन अदर देन दैट 10 बजे अपने दुकानें बंद हो जाते हैं, और होटल्स भी आई थिंक 11 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन ये 24 आवर्स तुम्हारा चालू रहता है ऑनलाइन, तुम कभी भी। और अक्सर जो लोग काम करके आते हैं 7 बजे 8 बजे, तो वो लोग 10-11 बजे शॉपिंग करते रात को ऑनलाइन। सो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा रहता है। मैंने आईफोन का ईमेल कुछ तो आया था, देखा था, इतना डिटेल्ड फोटोग्राफ के साथ बताया था। तुम दुकान में जाओगे तो सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव मे नॉट गिव यू दैट मच इंफॉर्मेशन जो तुमको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप उन लोगों ने बताया था। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट का फील नहीं आता। कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसलिए लो रहे कि उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक पेमेंट तुमने कर दिया, फिर उन लोग का फिजिकल प्रोसेस शुरू होगा। तब तक तो, जबकि फिजिकल प्रोसेस में तुम दुकान में जाओगे, देखोगे, सेल्समैन बताएगा, बिल होगा, पैक होगा, बहुत टाइम जाता है। सो फटाफट टाइम क्लियर होता है। जोग्राफिकल बाउंड्रीज, आज तुम वर्ल्ड के कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। मैंने फिल्म स्टार्स का एग्जांपल लिया था जो यूरोप से खरीदते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत है, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट को बैठे बैठे करोड़ों का टैक्स मिलता है फटाफट ऑनलाइन। क्योंकि दुकान में जाने से लोग जितना खरीदते हैं उससे अच्छा ऑनलाइन दाम भी कम रहता है, बिकता भी ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस है पर्सनल टच। जैसे कि तुमको लैपटॉप ये सब लेना है, आईफोन लेना है, तो ज्यादातर तुम प्रेफर करोगे प्रोडक्ट को फील करके लो। कार लेना है, कार तो अभी कुछ जगह पे तो ऑनलाइन भी मैंने सुना है कि बेचते, लेकिन इतना नहीं बिकता, क्योंकि फील तो चाहिए पर्सनल। फ्रॉडलेंट भी है, नकली ट्रांजेक्शन, नकली वेबसाइट्स भी बहुत सारे हैं। क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स तुमको लगेगा, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, जो बोलते ना, कुछ क्रैश हो गया वेबसाइट या कुछ हुआ तो फटाफट उसको वापस चालू कर सके। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है फ्रॉड का।
तुम यदि यूट्यूब में जाओगे Amazon फ्रॉड, तुमको 50 वीडियो मिल जाएंगे जैसे फ्रॉड उसमें होते हैं। गिफ्ट कार्ड्स पर काफी फ्रॉड होते हैं। टेक्निकल डिफिकल्टीज, जैसे मैंने बताया था, जब फ्लिपकार्ट ने $1 बिलियन सेल शुरू किया था कुछ साल पहले, पहले ही दिन क्रैश हो गया था वेबसाइट, इतने ज्यादा ऑर्डर्स आए थे। तो सॉफ्टवेयर या टेक्निकल डिफिकल्टीज काफी रहता है। टाइम लैग जैसे 3-4 दिन 7 दिन तो लगता ही है, दिवाली में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। सो तुमको प्रोडक्ट इंस्टेंटली चाहिए तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। Amazon का 24 आवर्स डिलीवरी रहता है, लेकिन फिर प्राइम सब्सक्रिप्शन लोग 1100-1200 भर के। सेक्टोरल लिमिटेशन आता है, तुम हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। डायग्नोसिस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन है, गांव में सब ऑनलाइन थोड़ा डॉक्टर्स गाइड करते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप विदाउट फीलिंग कैसे होगा, तो इसमें कुछ जगह पे बहुत डिफिकल्ट है। वेबसाइट को लगातार अपडेट करना पड़ता है, हैकर से बचना पड़ता है, वायरस से। B2B मैंने बताया था, Amazon के जो वेबसाइट होंगे फॉर देयर सप्लायर्स, ठीक है ना, या मैंने बताया था टोयोटा का कंपनी का डीलर्स के साथ जो वेबसाइट है, B2B ये है। ITC के वेबसाइट है। सो ये B2B है, इसमें कस्टमर का रोल नहीं रहता है। मैन्युफैक्चर, होलसेलर रिटेलर, ठीक है ना, ऐसे कस्टमर छोड़ के रहता है। जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के काफी B2B होते हैं, क्योंकि टायर से लेकर इंजन से लेकर सब खरीदना है, सब अभी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गया है। गुड्स ज्यादातर क्या होगा B2B में, कंपोनेंट्स का होगा। कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स, क्योंकि B2C तो Amazon और कस्टमर का, लेकिन Amazon और जो शॉपकीपर्स का वेबसाइट अलग होगा, ठीक है ना, वेबसाइट या ऐप अलग होगा उनका। सो कॉन्ट्रास्ट है, ये B2B है। इंटरेक्शन काफी सर्विसेज, लेकिन कंपोनेंट्स का, फिनिश गुड्स का थोड़ा कम होता है। B2B ब्रांडिंग इज अ टर्म यूज इन मार्केटिंग, ठीक है। B2C से ज्यादा वॉल्यूम रहता है, क्योंकि कंपनी अलग अलग रॉ मटेरियल खरीदती है, तो उसका ट्रांजेक्शन काफी रहता है, लेकिन टाइम भी उतना लगता है। रिलेशनशिप्स बिल्डअप भी होने में समय लगता है, प्लानिंग बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि B2C में ठीक है, डिले हुआ 1-2 दिन चलता है, लेकिन B2B में नहीं चलता, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन रुक सकता है डिले हुआ तो। सो एग्जांपल में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, वेब होस्टिंग, केटरिंग, जैसे कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना हुआ है, तो मेरे को कुछ चाहिए पैम्पलेट, तो वो लोग उस ग्रुप में फोटो डाल देते हैं, फिर मैं वहां पे कमेंट करता हूँ। तो ऐसा B2B, पब्लिक को नहीं पता चलेगा, बट वो हमको पता है कि ये ऐप, वैसे ऐप्स रहते हैं B2B के। B2C में बताने की जरूरत ही नहीं है। Amazon और कस्टमर ले लो, ट्रांजैक्शन फ्लिपकार्ट से तुमने शूज खरीदा, अलग अलग साइट से। मिंत्रा भी स्टूडेंट्स काफी पसंद करते थे, मैंने सुना है। टाटा क्लिक है आज जो काफी है, जियो मार्ट काफी जोरों में, बिग बाजार है, ठीक है ना। क्लब फैक्ट्री को शायद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है चाइना का, वो भी काफी चल रहा था। सो टेक्नोलॉजी के वजह से B2C काफी डेवलप हो गया है। B2B से डिफर करता है, क्योंकि B2B में जैसे बोलो ना, इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है, बस ऑर्डर दो। B2C में क्या होता है, तुम अपना फिनिश प्रोडक्ट दिवाली के लिए शॉप कर रहे हो, तो एक इमोशन रहता है। B2B इज बाइंग सेलिंग, तो ये एक फर्क है B2B में। लो कॉस्ट, अभी मैंने OnePlus का एग्जांपल दिया था, उसने B2C से शुरू किया था, डायरेक्टली दुकान नहीं खोले थे। अभी जब वो लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ गया उनका, तो उन लोगों ने रिटेल शॉप्स, पहले उन्होंने क्रोमा के थ्रू ऑफलाइन शुरू किया, फिर अभी सिटी सेंटर में OnePlus का खुद का दुकान है, ठीक है ना। तो ऐसा, लेकिन कॉस्ट फिर कम हो जाता है, क्योंकि होलसेलर रिटेलर को मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली Amazon और तुम। वॉल्यूम B2B से कम रहेगा, बट स्पीड काफी अच्छा रहता है। जैसे रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड होते हैं B2B से। और एग्जांपल फ्लिपकार्ट, Amazon, स्नैपडील तो आजकल इतना फेमस नहीं है, बट फ्लिपकार्ट, Amazon ले सकते हो। C2C में मैंने बताया था, कौन सा, OLX बताया था, जिसमें सेकेंड हैंड गुड्स, एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है, दूसरा कस्टमर देखता है, फिर फोन नंबर शेयर होता है, देखने आता है, और फिर डील कंप्लीट होता है। C2C और कौन सा मैंने बताया था, मैजिक ब्रिक्स बताया था, जो C2C है। सो ये थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन, मतलब उनको एडवर्टाइजिंग से पैसा मिलता है। जो तुम जब अकाउंट खोलते हो, उसमें भी इफ तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट जल्दी बिके और सर्च इंजन में टॉप में रहे, तो तुमको कुछ कीमत देना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो लोग कमाते हैं। बहुत सारे वेबसाइट से डुप्लीकेट भी बहुत सारे हैं,
ट्रांजैक्शन ज्यादातर तो सेकेंड हैंड गुड्स का ज्यादा रहता है। ये वेबसाइट का अर्निंग या तो सेलर से चार्ज करेंगे डिस्प्ले फी, या टॉप पे रखने के लिए फी, या एडवर्टाइजर्स जो ऐड करते हैं उससे उनको मिलता है। स्पेशलिटी मार्केट प्लेस, ईबे बहुत फेमस है। जैसे ईबे मोटर्स, ये व्हीकल पार्ट और एक्सेसरीज अमेरिका में, इंडिया में तो इतना नहीं चलता ये। फिर ड्रॉबैक्स है क्वालिटी की कमी, फ्रॉड। अमेरिका में प्रॉब्लम ज्यादा है, इंडिया में भी इतना फेमस नहीं है OLX जितना अमेरिका का ईबे है। ईबे ले लो, क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर ले लो। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पहले अकाउंट ओपन करो, फिर प्रोडक्ट खरीदो, और प्रोडक्ट खरीदो तो पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। वैसे चेक लिखा है लेकिन कोई चेक से करेगा नहीं। COD भी कम हो गया है, क्योंकि आजकल तुम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से खरीदोगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो ज्यादातर लोग इन सबसे ज्यादा डिजिटल कैश यूज करते हैं, डिजिटल वॉलेट जिसको बोलते हैं। तुम्हारा गूगल पे, अमेजन, फिर मोबीक्विक है, पेटीएम है, फिर फोन पे है, बहुत सारे हैं आजकल जो चलते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी वो कब चलते हैं, जैसे अभी इसका सेल चलेगा दिवाली में, अमेजन का सेल चल रहा है, फ्लिपकार्ट का शायद आज रात से शुरू होगा 12 बजे से। तो फ्लिपकार्ट में आई थिंक SBI के कार्ड्स का है, तभी लोग फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि SBI का कार्ड यूज किया तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। COD में क्या होता है, लोग आसानी से रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि पैसा गया नहीं रहता है। डेबिट कार्ड से पे करने के बाद नॉर्मली देखा गया है कि लोग रिफ्यूज नहीं करते। तुम कोई भी यूज कर सकते हो, फिर OTP आएगा, ये सबको पता ही है। आउटसोर्सिंग मैंने बताया था कि तुम्हारे कंपनी का जो काम है, टोटल काम में से एक छोटा सा काम तुम किसी और को देते हो। बेस्ट एग्जांपल इज अ बिल्डर, जिसने बिल्डिंग बनाया है बट टाइलिंग का काम किसी और को देता है, पेंटिंग का काम किसी और को देता है, इलेक्ट्रिक का काम किसी और को, प्लम्बिंग का काम किसी और को, ठीक है ना, विंडो का काम किसी और को, डोर का काम किसी और को, शटर का काम किसी और को, सिक्योरिटी का काम किसी और को। वो सिर्फ बिल्डिंग बनाता है, बाकी पेंटिंग से लेकर सब कुछ जो है वो आउटसोर्स किया जाता है। सो आउटसोर्सिंग इज आउट ऑफ योर टोटल वर्क, तुम कुछ हिस्सा थर्ड पार्टी को देते हो। जैसे HDFC क्रेडिट कार्ड वाला कलेक्शन के लिए थर्ड पार्टी को देते हैं, या मार्केटिंग के लिए थर्ड पार्टी। सो मेन जैसे WNS ग्लोबल भी बहुत फेमस है, इसमें नासिक में भी है, इंदिरा नगर साइड। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, 10 लाख करोड़ का बिजनेस पकड़ लो, 7 लाख लोग काम करते हैं, पगार भी अच्छा रहता है इसमें। सो BPO, KPO, LPO है इसमें। सो आउटसोर्सिंग में एफिशिएंसी आता है, तुम्हारा फोकस तुम मेन काम में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सिर्फ सिखाया, स्लाइड्स किसी और ने बनाया, आउटसोर्स हो गया, वो वाली बात है। कॉस्ट रिडक्शन, जैसे मैंने बताया था, BSNL पहले क्या होता था, प्रॉब्लम आता था तो खुद का एम्प्लॉय भेजती थी, अभी आउटसोर्स कर दिया है। बैंक का भी ATM में आउटसोर्स कर दिया है। ATM में हर रोज पैसा भरने के लिए कोई संस्था आता है, वो पैसा भरता है, ATM बिगड़ गया तो कोई संस्था देखता है। सो बैंक के एम्प्लॉयज ज्यादा ATM से रोल नहीं रहा। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स भी सिक्योरिटी एजेंसी से हायर किया जाता है, ठीक है। बॉम्बे में तो आउटसोर्सिंग का बहुत अच्छा है, वहां पे तुम कुक, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी रहता है, तो कुक को बोलो आने, अभी नासिक में कुक दोस्त को फोन करो, भाई कुक चाहिए, वहां पे तुम एजेंसी को फोन करोगे तो कुक आ जाएगी। और तुमको, अब तुम गुजराती हो, उसका मराठी खाना है तो तुमको जम नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ मराठी टेस्ट तुमको नहीं चाहिए, गुजराती चाहिए, तो तुमने फोन किया, बोलते ठीक है हम दूसरे कुक को भेज देते, तो ऐसा फटाफट तुम्हारा क्लियर होता है। सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, अब तुमने आउटसोर्सिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया तो तुमको सॉरी जगह लगेगा, लोग लगेंगे। तुमने क्या किया, हायर कर लिया किसी को, महीने का 50,000 दिया, तो तुम्हारा रेंट भी बचता है, एम्प्लॉय भी बचते हैं, बाकी वो लोग सब देख लेंगे। फिर नॉलेज शेयरिंग होता है, वो लोग एक ही फील्ड में है तो तुमको पता चलेगा कि कस्टमर क्या चाहते हैं उनसे बात करके। तो ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कंपनी कोर एरिया में ध्यान दे रही है। जैसे आजकल
डोमिनोज का खुद का डिलीवरी का है, लेकिन जैसे जब से जोमेटो स्विगी आ गया है, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी डिलीवरी के लिए। फिर भागा दौड़ी करने के बजाय जोमेटो स्विगी को करने दो डिलीवरी, बराबर है। तुम अपना बनाओ क्वालिटी, इससे फर्क पड़ता है। तुम कोर एरिया में ध्यान दे सकते हो। और इंडिया तो करोड़ों रुपए फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। टीसीएस इंडिया का एक समय का नंबर 2, फिर रिलायंस के बाद जिसका मार्केट वैल्यू इतना ज्यादा है। स्पेशलाइजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। छोटे मोटे काम तुम आउटसोर्स करो, मेन काम तुम्हारा रखो। मॉडर्न टाइम्स में तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकते, तुमको लगता ही है। डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, मिसयूज। तुम्हारा तुमने कस्टमर का डेटा एजेंसी को दिया रहता है, वो लीक होने का चांस रहता है। रेपुटेशन, उस आउटसोर्सिंग एजेंसी ने, एटीएम वाले ने ठीक से मेंटेन नहीं किया तो अपन बैंक का नाम रखते कि बैंक ध्यान नहीं देते, जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी की गलती है। बिल्डिंग में कुछ तो डिजाइन फ्लॉ है तो एक्चुअली बिल्डर को लोग गाली देते हैं, एक्चुअली वो गलती आर्किटेक्ट की है। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि तुम अपना डेटा थर्ड पार्टी को दे रहे हो तो भरोसा टूटता है, क्योंकि तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास था, अभी आउटसोर्स पार्टी 2 जन के पास आ गया। और तुम जो क्वालिटी दोगे, जैसे मर्सिडीज जो क्वालिटी देगा, उसने आउटसोर्स कुछ काम दिया है तो सेम क्वालिटी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना हायर एंड। एथिकल इश्यूज भी आता है, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल नंबर्स बेचे जाते हैं कुछ जगह पे 2-2 5-5 रुपया, और फिर उसमें तुमको स्पैम के मैसेजेस आते हैं। वो कैसे आते हैं? वो तो बेच दिए जाते हैं इन लोग से। हिडन कॉस्ट भी काफी रहता है। मल्टीपल कस्टमर्स, इन लोग के इतने सारे क्लाइंट्स रहते हैं कि ये लोग इतना ध्यान देते नहीं, रूड रहते हैं, क्योंकि इनको पता है इनको कमीशन मिलना है। तो कंपनी खुद रहती तो बहुत ध्यान देती है, आउटसोर्सिंग का तो कुछ लेना देना नहीं, वो तो मिडिल मैन है। तो इसमें क्वालिटी का फर्क पड़ता है। कम्युनिकेशन, अगेन यहाँ से तुम बात करोगे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह कल्चरल इश्यूज आएगा, लैंग्वेज बैरियर आएगा, प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल आएगा, मैनर्स आएगा। एक तरीका होता है उनका बात करने का, यहाँ से तरीका अलग रहता है। तो इसमें कम्युनिकेशन गैप होता है। और यदि मैंने अपना काम आउटसोर्स कर दिया, मैंने तो काम अच्छा किया, बट सामने वाला जो है ठीक से कर नहीं रहा है। जैसे कि अमेजन ने तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट किया, बट डिलीवरी वालों ने डिले कर दिया, तो अमेजन की गलती नहीं है, फिर भी नाम अमेजन का खराब होता है, क्योंकि वो सारा डिपेंड है डिलीवरी एजेंसी के लिए। और फेलियर टू डिलीवर, तुम जो चाहते हो तुम तो डिलीवर करोगे, बट तुम्हारे आउटसोर्स एजेंसी ने ठीक से पेंटिंग नहीं किया तो नाम खराब होता है वापस। फिर आगे के कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ई बिजनेस, B2B सब बता दिया मैंने, ठीक है। बेनिफिट्स एडवांटेजेस के तौर पर बता दिया, लिमिटेशंस बता दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बता दिया, बाइंग सेलिंग प्रोसेस तो ठीक है, कॉमन सेंस। आउटसोर्सिंग बता दिया। बस अभी तुमको याद रखना है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सिंपल सा लॉजिक है कि बीपीओ आउटसोर्सिंग का, तुम बिल्डर का एग्जांपल ले लो, या इधर जो एग्जांपल इन लोगों ने एक दिया था, कस्टमर केयर सेंटर्स बैंक्स के रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम आया तो तुम कस्टमर केयर को फोन करो, बहुत सारे वो आउटसोर्स रहते हैं, खुद वो लोग नहीं हैंडल करते हैं, क्योंकि 24 आवर्स चालू रखना है तो तुमको एम्प्लॉय, जगह, कंप्यूटर सब हायर करना पड़ता है, लेना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। सो बहुत सारे कस्टमर केयर सेंटर्स बैंक्स के या सर्विस प्रोवाइडर्स के खुद के नहीं रहते, वो आउटसोर्स रहते हैं। सो बीपीओ एक ऐसा काम है जो तुम्हारा बिजनेस का एक हिस्सा तुम आउटसोर्स करते हो। जैसे कि एक कंप्यूटर का दुकान है, वो कंप्यूटर बेचता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस का, म्यूट कर लो जिसका भी है। सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जो काम है तुम्हारे ऑपरेशंस में, जैसे बैंक्स का, एटीएम का ले लो, सिक्योरिटी गार्ड्स का ले लो, सब आउटसोर्सिंग रहता है, खुद वो लोग नहीं करते। इनफैक्ट तुम नासिक के पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे तो पासपोर्ट ऑफिस में उन्होंने टाटास को दिया है कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, पासपोर्ट है तो फॉरेन जाना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका 1 या 2 एम्प्लॉय नासिक में है। टोटल लोग होंगे 20, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 या 2 गवर्नमेंट का है, बाकी 18 लोग टाटास के हैं। सो पब्लिक को पता नहीं रहता, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, 1800 रुपया पासपोर्ट का है तो उनको 1000 रुपए दे देगा।
गवर्नमेंट को सिर्फ 800 रुपए में 20 एम्प्लॉयज का पगार 50,000 होगा तो गवर्नमेंट का 10 लाख खर्चा आएगा, उसके बजाय 2 ही एम्प्लॉय और जगह बस। तो पासपोर्ट में भी जो इनिशियल तुम्हारा चेकिंग ये सब ये करते टाटा, और लास्ट में तुम्हारा फाइनल चेक जो करता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आदमी तुमसे जनरल पूछेगा, सब ठीक है, वो लास्ट में साइन करेगा तो क्लियर होगा। लेकिन 98% काम, जैसे तुमने एक्सरे कराया, सब ब्लड रिपोर्ट सब आ गया, उसके बाद डॉक्टर देख के बता देगा। सो ब्लड चेकिंग बाहर का जन करेगा, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है ना, फिर ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, ठीक है ना, ये सब टेस्ट होने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट देख के फटाफट डायग्नोज, वैसे ही पासपोर्ट का है। सो ये सब बीपीओ में आता है। खुद गवर्नमेंट भी सारे काम नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज बाकी जगह लगा सकता है, रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट घटता है। मुझे चेक करना है आरटीओ में भी शायद कुछ हद तक आउटसोर्स किया होगा उन लोगों ने। और ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिक क्या है, तुम मेन अपने काम में ध्यान दे सकते हो, छोटे मोटे काम आउटसोर्स कर दो। फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, टाइम जोन्स के जो डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में सवेरे 5 बजे इंडिया में शुरू होता है क्योंकि वहां 9 बजा रहता है, यूरोप में 1:30 बजे जब वहां पे सवेरे होता है, अमेरिका में अभी रात हुई रहेगी तो रात को 7-8 बजे उनका काम शुरू होगा, अमेरिका का शेयर मार्केट शाम को 7 बजे शुरू होता है, यूरोप का 1:30 बजे शुरू होता है। केपीओ मैंने ऑलरेडी बताया था मेडिकल का कि एक्सरे जो है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हांगकांग सिंगापुर में हॉस्पिटल में एक्सरे निकाला, वहां पे इंडिया में भेजा, इंडियन डॉक्टर्स उस पर कमेंट करके रिप्लाई करके भेजेंगे वापस। सो ये केपीओ का पार्ट है। या कोई इंश्योरेंस एजेंसी रहेगा या जीएसटी का अप्लाई होगा कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आना चाहती है, सो वो जीएसटी का काम किसी और एजेंसी को दे देती है। ये सब केपीओ, और ये काफी डेवलप हुआ है, इसमें स्किल और पेमेंट भी अच्छा देता है। जो डॉक्टर्स को इधर एक्सरे का 500-1000 मिलना चाहिए वो 2-4 हजार रुपए मिल जाता है, 5000। और अमेरिका में वही, जैसे मैंने बताया था, एम्बुलेंस का ही कॉस्ट है 2 लाख रुपया, तो एक्सरे 40-50 हजार से कम होगा नहीं, तो उसका बोलते हैं ना 1/10 कॉस्ट में इंडिया में हो जाता है। वो काफी अमेरिकन ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं, वहां पे कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा करोड़ रुपया है, इंडिया में 10-15 लाख में हो जाता है अच्छे हॉस्पिटल में, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, अमेरिका में करोड़ है तो वो करोड़ रुपया। तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, अपोलो ये सब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है इंडिया में। सो ये केपीओ था। कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि हॉस्पिटल वहां के एक्सरे सब निकालेंगे चेक करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगता है, इंडिया में आउटसोर्स कर दिया तो कॉस्ट कम होता है। और स्किल्ड एम्प्लॉयज, केपीओ वाले डॉक्टर्स को हायर करेंगे, लॉयर्स को हायर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करेंगे, तो स्किल्ड उनको। सो हॉस्पिटल सिंगापुर का नीड नॉट हायर एक्स्ट्रा डॉक्टर्स फॉर एक्सरे, दे कैन सेंड इट टू इंडिया। तो बहुत हायर एंड सर्विसेज जो स्किल्ड है, तुम you need not pay high salaries, you just transfer that job, एक्सरे का कम्युनिकेशन इंडिया को दे दो, लास्ट का रिपोर्ट डॉक्टर एडवाइस करेगा पेशेंट को, कितना इजी है। मतलब डॉक्टर लास्ट फेज में आएगा, चेकिंग वेकिंग सब करने के बाद, कमेंट इंडिया वाले कमेंट करने के बाद लास्ट में वो कौन से दवाई खाने हैं वो सब एडवाइस करेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी है। डिसएडवांटेजेस सिक्योरिटी, क्योंकि तुम्हारा डेटा स्प्रेड होता है, किसने लीक कर दिया तो प्रॉब्लम। अभी जैसे हुआ है ना, किसी का डेटा, किसी का आधार कार्ड पब्लिक में आ गया, ये सब प्रॉब्लम्स काफी रहते हैं। तुमने नोट किया होगा, तुमने आधार कार्ड दिया कहीं और पता चला तुम्हारे नाम पे 4-5 नंबर है, ऐसे फ्रॉड केसेस काफी देखे जाते हैं, तो लीक हो जाता है। लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर तो होना ही है। लास्ट में एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे वकील के जो है कैसे होता है, अभी मैं तुमको बताता हूँ। जो रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल है ना उसको खरीदा, फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार, लेकिन अमेजन ने बोला कि उनका 5% का स्टेक है उसमें, तो उन्होंने बोला कि हमारे से पूछे बगैर ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये सिंगापुर में कोर्ट केस चल रहा है। तो रिलायंस वाले सिंगापुर में कैसे फाइट करेंगे, उनको सिंगापुर का वकील लगेगा, इंडिया का वकील सिंगापुर के कायदे जानता नहीं है,
हो सकता है कुछ कायदे वहां के भी हो। सो ऐसे केस में तुमको फॉरेन के वकील लगेंगे, तो सब एलपीओ में होता है। लीगल रिसर्च, इन्फोसिस की कंपनी इंडिया में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो अमेरिका में किसने केस कर दिया, इंडिया के वकील जो इन्फोसिस के हैं उनको अमेरिकन कायदे पूरे तरीके से पता नहीं होंगे। सो इन्फोसिस ने वहां पे एलपीओ मतलब वहां के वकील को आउटसोर्स कर दिया काम, ऐसे भी हो सकता है। या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिया का अकाउंट्स इंडिया के सीए करेंगे, फॉरेन जो अमेरिका में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीपीए बोलते हैं वहां पे, तो वहां पे आउटसोर्स कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। एडवांटेजेस है, तुम्हारा लीगल कॉस्ट काफी सेव होता है। कैसे होता है, अमेरिका में सबसे रिचेस्ट लोगों में से आते हैं वकील, वहां पे करोड़ों रुपया वकील ले लेते हैं। जापान इसलिए आगे कि वहां पे इंजीनियर ज्यादा है, अमेरिका में वकील ज्यादा है, हर कोई किसी पर केस करते रहता है। लेकिन बोलते ना जापान में इतना वकील का प्रॉब्लम नहीं है। सो वहां पे एलपीओ काफी चलता है, क्योंकि वहां पे हर तुमको कपड़ा, यदि कोई एलर्जी हो गया कपड़े से तो डायरेक्टली लोग केस कर देते हैं, कंपनीज बहुत संभालते हैं वहां पे। इंडिया में प्रोडक्ट डुप्लीकेट निकला सब चलता है, वहां पे ऐसा नहीं है। तुमको पता है कौन सी वॉक्सवैगन पर इल्जाम लगा था ना कि पोल्यूशन नॉर्म्स से ज्यादा गाड़ी धुआं छोड़ रही थी, और बताया नहीं था अमेरिकन गवर्नमेंट को, सॉफ्टवेयर डाला था उन्होंने। जब पकड़ा उन्होंने अमेरिका वाला ने 1,10,000 करोड़ का फाइन किया, कोर्ट केस चल रहा है। और इंडिया ने जब मैगी को पकड़ा कि तुम मिक्स कर रहे हो, ये सब गलत चीज है, तो भारत ने कितना फाइन किया, 600 करोड़। वही अमेरिका होता तो 50,000 करोड़ से कम माने नहीं होते। तो ये फर्क है, एलपीओ बहुत लगता है फॉरेन में। डिसएडवांटेजेस, अगेन तुमको इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है, सामने वाले के पास उतना नॉलेज चाहिए। कल्चरल लैंग्वेज बैरियर्स आएगा, डॉक्टर्स वहां के इंडिया मानते, इंडिया के डॉक्टर्स वर्ल्ड के बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन अगेन बैरियर आएगा, फर्म और क्लाइंट को असर होगा। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस टाइम ले कंज्यूमिंग है, ई बिजनेस फटाफट हो जाता है। नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि ऑनलाइन तुमको इंटरनेट चाहिए जो आज बहुत सस्ता हो गया है, ट्रेडिशनल बिजनेस में तुमको जगह लगेगा। रिस्क, ई बिजनेस में तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पार्टीज नहीं, यहाँ पे तुम दुकान में जाके चेक करके अच्छे तरीके से ले सकते हो। स्कोप पूरे वर्ल्ड में, एक वेबसाइट अमेजन ने डाला तो वर्ल्ड का कोई भी खरीद सकता है, जबकि यहाँ पे लोकल लेवल पे चलेगा। कस्टमर इंटरेक्शन ई बिजनेस में नहीं होगा, फेस टू फेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा। फिजिकल इंस्पेक्शन ई बिजनेस में नहीं होगा, इधर होगा। रिसोर्स डिमांड साइड, क्योंकि मैंने फोटो डाल दिया, अब डिमांड कितना होता है यहाँ पे, फोटो नहीं लोग आएंगे, तो तुमको सप्लाई के लिए, अब जैसे तुम इधर जाओगे दुकान में लैपटॉप के लिए, तो उनको 20,000, 30, 40, 50, 60, 70 सब वैरायटी रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो ऑनलाइन में हो सकता है ज्यादा कॉस्टली रहेगी, उनको पता है, वो लोग क्या, लोग ऑनलाइन 40-50 हजार का खरीदते हैं, जबकि महंगा वाला फिजिकली देख के खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो वैसे भी ऑनलाइन में प्रेफर करता नहीं, अनलेस हो मोबाइल हो, लैपटॉप है सब तो देख के लेना चाहिए। तो वैल्यूएबल टाइम सेव होता है, इधर टाइम ज्यादा लगता है। एक्सेसिबिलिटी राउंड द क्लॉक है, यहाँ पे लिमिटेड सवेरे से रात तक का टाइम, ये 24 आवर्स है। स्कोप, ज्यादा बिजनेस किया जा सकता है, इसमें लिमिटेड बिजनेस है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस, ई कॉमर्स में इन्वॉल्व्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस डन ओवर इंटरनेट, मतलब ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट ई कॉमर्स है। ई बिजनेस पूरा बिजनेस आएगा, मतलब देखा जाए तो बड़ा कंसेप्ट ई बिजनेस है, उसका ई कॉमर्स इधर आएगा। इसमें सिर्फ बाइंग सेलिंग है, इसमें रीसेल, पोस्ट सेल, सेकेंड हैंड, डिलीवरी, ठीक है ना, सेलिंग सब कुछ आ जाता है। ई कॉमर्स नैरोर कंसेप्ट है, ये वाइड कंसेप्ट है, ये B2C है, जबकि ये B2B, B2C सब आ जाएगा इसमें। ई कॉमर्स इन्वॉल्व द मैंडेटरी यूज ऑफ इंटरनेट, ई बिजनेस इंटरनेट विदिन जो सेटअप है वो हो सकता है, इंटरनेट भी होगा। बीपीओ केपीओ, बीपीओ बिजनेस का केम नॉलेज बेस्ड है, ये नॉलेज नहीं रहा तो भी हो सकता है। बीपीओ कॉम्प्लेक्स कम है, यहाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया केपीओ में यदि मेडिकल एक्सरे चेकिंग है तो उसको तुमको डॉक्टर्स लगेंगे,
बीपीओ में तुमने पेंटिंग का काम दे दिया किसी को, तो कोई अनपढ़ आदमी भी कर दे पेंटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोसेस एक्सपर्टीज लगता है, यहाँ पे नॉलेज एक्सपर्टीज लगता है। जैसे पेंट उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा कम रहा तो भी मैनेजेबल है, लेकिन केपीओ में डॉक्टर तो एमबीबीएस क्वालिफाइड चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स है। यहाँ पे लो लेवल प्रोसेस है, केपीओ बहुत हाई लेवल प्रोसेस पे काम करता है। तो ये तुम्हारे चैप्टर का रिवीजन था। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।